जंतुओं में केमिकल कोऑर्डिनेशन में अब तक हमने पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन और उन सभी से रिलेटेड जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि और कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है और उन अंतःस्रावी ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं तथा उन हार्मोनों का कार्य क्या होता है। तो अब यहाँ पर जो सबसे पहली जो ग्रंथि हम पढ़ रहे हैं वो पहली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि की संरचना क्या होती है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन बनता है, उस हार्मोन का निर्माण कैसे होता है तथा वो हार्मोन कार्य क्या करता है। और इसी थायराइड से रिलेटेड दूसरी एक और ग्रंथि होती है जिसका नाम है पैराथायराइड। तो अब हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं थायराइड और पैराथायराइड। तो थायराइड ग्रंथि की जब हम बात करते हैं तो थायराइड ग्रंथि उत्पत्ति की अगर यदि हम बात करें ओरिजिन कैसी होती है तो इसकी ओरिजिन होती है एंडोडर्मल। ठीक है, थायराइड उत्पन्न होती है एंडोडर्म से, तो ओरिजिन एंडोडर्मल होती है यानी भ्रूणीय विकास के दौरान एंडोडर्म से उत्पन्न होती है। अब थायराइड स्थित कहां पर होती है, थायराइड की स्थिति ये लैरिंक्स के नीचे यानी कंठ के तो नीचे, लैरिंक्स कंठ, और इसी को कहते हैं हम स्वर यंत्र, उस स्वर यंत्र के नीचे। और कहां पर किसके ऊपर पाई जाती है, नीचे और श्वास नली पर उपस्थित, श्वास नली पर स्थित होती है। अब ये जो थायराइड ग्रंथि है ये थायराइड ग्रंथि देखने में होती है एच आकार की। कैसी होती है, एच आकार की। और एच आकार की होने के साथ साथ ये होती है द्विपालित, यानी इसमें कितनी पालियां होती है, दो पालियां होती है, एक दाईं पाली और एक बाईं पाली। तो ये एच आकार के होने के साथ साथ में कैसी होती है, द्विपालित। और जो दोनों पालियां आपस में एक पतले तंतु के द्वारा जुड़ी होती है, उस पतले तंतु को इस्थमस कहते हैं। तो किसके द्वारा जुड़ी होती है, इस्थमस द्वारा जुड़ी होती है, इस्थमस द्वारा जुड़ी होती है। समझ में आ गई वाली बात कि इस्थमस के द्वारा जुड़ी होती है। तो यहाँ पर ये एच आकार के दो द्विपालित संरचनाएं हैं जो दोनों पालियां किसके द्वारा जुड़ी होती है, एच आकार इस्थमस के द्वारा जुड़ी होती है। ये जो ग्रंथि होती है ये ग्रंथि, ध्यान से सुनिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी साइज में, और सबसे बड़ी होने के साथ साथ इसका वेट अप्रोक्सीमेट होता है लगभग 25 ग्राम। अब ये जो ग्रंथि है इस ग्रंथि की पोजीशन कहां पर होती है तो उसको हम इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर यदि आप लोग देख रहे हो तो ये है थायराइड ग्रंथि की संरचना। जब आप लोग इस चित्र को देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इस चित्र को देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो सफेद वाला भाग है, ये जो भाग है ये तो ऊपर की ओर कौन है, स्वर यंत्र। कौन सा वाला भाग है, स्वर यंत्र। अब ये जो स्वर यंत्र है उसी स्वर यंत्र के नीचे की ओर इस आकार की, ये जो तितली के आकार की संरचना है, यही तितली के आकार की संरचना कौन है, थायराइड। अब ये थायराइड की एक दाईं पाली होती है और एक बाईं पाली होती है। तो ये जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि किस प्रकार की संरचना है, द्विपालित। और ये दोनों पालियां इस प्रकार से एक पतले से तंतु के द्वारा जुड़ी हुई है, और यही पतला तंतु कौन है, इस्थमस। यही पतला तंतु कौन है, इस्थमस। और उसके नीचे की ओर आप ये जो संरचना देख रहे हैं ये संरचना कौन है, श्वास नली। और इस श्वास नली के ऊपर की ओर यहाँ पर जो संरचना आप लोग देख रहे होंगे, ये जो व्हाइट कलर की संरचना देख रहे हैं, ये श्वास नली पर पाए जाते हैं सी आकार के उपास्थि छल्ले, जो कि श्वास नली को पिचकने से बचाने का काम करते हैं। तो थायराइड कहां पर स्थित होती है, थायराइड स्थित होती है श्वास नली के ऊपर और स्वर यंत्र के नीचे की ओर स्थित होती है। तितली के आकार की या एच आकार की संरचना होती है जो कितनी पालियों से बनी होती है, दो पालियों से, दाईं पाली और बाईं पाली, तथा ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब जब थायराइड ग्रंथि के आंतरिक संरचना को देखते हैं, यहाँ से इस आंतरिक संरचना को काटकर बनाते हैं, तो इस आंतरिक संरचना में ये कैसी दिखाई देती है। तो अब हम पढ़ रहे हैं थायराइड ग्रंथि की आंतरिक संरचना। तो यहाँ पर आंतरिक संरचना को आप देखिए, थायराइड ग्रंथि की आंतरिक संरचना। अब इस आंतरिक संरचना को जब आप देख रहे हैं तो इस थायराइड की आंतरिक संरचना में निम्न भाग दिखाई देते हैं, देखिए गौर से। तो अब यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो अब इस थायराइड की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी संरचनाएं प्रेजेंट होती है वो देखिए। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इस प्रकार से इसमें कई राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये जो राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनको कहते हैं थायराइड पुटक। कई गोलाकार संरचनाएं होती है, ये गोलाकार संरचनाएं कहलाती है थायराइड पुटक।
और इन्हीं थायराइड पुटकों को अंग्रेजी में कहते हैं थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स। अब ये जो थायराइड फॉलिकल्स है, ये थायराइड फॉलिकल्स बने होते हैं क्यूबोइडल सेल्स के। कौन सी कोशिकाओं के बने होते हैं? क्यूबोइडल सेल्स के। और क्यूबोइडल सेल्स को हिंदी में कहते हैं घनाकार कोशिका। तो ये थायराइड पुटक कौन सी कोशिका के बने होते हैं? क्यूबोइडल सेल्स घनाकार कोशिकाओं के बने होते हैं। और इन्हीं थायराइड पुटकों में किसका निर्माण होता है? थायरोक्सिन का निर्माण होता है। अब थायरोक्सिन किस प्रकार का हार्मोन होता है, ये आप लोगों को थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अब यहाँ पर ये जो पुटक है, इन पुटकों के बीच में ये जो संरचना हमारे को दिख रही है, ये संरचना होती है ब्लड वेसल्स, यानी यहाँ पर ब्लड की सप्लाई करने वाली नलिकाएं। अब इन ब्लड वेसल्स के बीच में आप लोग इस प्रकार से यहाँ पर जो फैला हुआ टिश्यू है, वो टिश्यू कहलाता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहलाएगा? कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसी कनेक्टिव टिश्यू के बीच में यहाँ पर कई सेल्स के ग्रुप और प्रेजेंट है। अब ये जो सेल्स के ग्रुप है, इन सेल्स को कहते हैं पैराफोलिकुलर सेल। क्या कहते हैं? पैराफोलिकुलर सेल। अच्छा, पैराफोलिकुलर सेल क्यों कहते हैं? पैराफोलिकुलर सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पैरा का मतलब साइड में, किसके साइड में है? इन फॉलिकल्स के साइड में है, इसी कारण इनको पैराफोलिकुलर सेल्स कहते हैं। अब ये जो पैराफोलिकुलर सेल्स है, इन्हीं सेल्स का दूसरा नाम है सी सेल्स। तो जब हम थायराइड की स्ट्रक्चर देखते हैं, तो थायराइड की स्ट्रक्चर में कई थायराइड पुटक होते हैं, जिनसे कंटिन्यूअसली थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस संश्लेषण होता है। अब ये जो पुटक है, ये पुटक किस प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं? घनाकार कोशिकाओं से बने होते हैं। अब ये जो थायराइड पुटक है, इनके बीच का जो संयोजी ऊतक है, उस संयोजी ऊतक में रक्त केशिकाएं भी उपस्थित होती है, और इसके अलावा परापुटकीय या परिपुटकीय कोशिकाएं भी पाई जाती है। और इन परिपुटकीय कोशिकाओं को क्या कहते हैं? सी सेल्स। अब ये जो सी सेल्स हैं, इन सी सेल्स से सिक्रेशन होता है कैल्सिटोनिन। किसका सिक्रेशन होता है? कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन। अब ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन, ध्यान से सुनिएगा, ये किस प्रकार का, नेचर में किस प्रकार का हार्मोन है? ये है प्रोटीन हार्मोन। कैसा हार्मोन है? प्रोटीन, ये नेचर का हार्मोन है। अब ये कैल्सिटोनिन क्या काम करवाता है? ये कैल्सिटोनिन ब्लड में, ध्यान से सुनिएगा, ये कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। कैल्शियम के लेवल को कम करता है, यानी रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। और ये हार्मोन किसका एंटागोनिस्ट, किसका विरोधी होता है? तथा पैराथार्मोन का विरोधी होता है। पैराथार्मोन का विरोधी, पैराथार्मोन का विरोधी होता है। समझ में आ गई वाली बात? यानी पैराथार्मोन हार्मोन जो काम करता है, ये उसका जस्ट अपोजिट काम करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस हार्मोन का काम क्या है? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। किसका विरोधी होता है? पैराथार्मोन का विरोधी होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में जब हम बात कर रहे हैं कि ये थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस कैसे होता है, तो अब हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये जो परिपुटकीय कोशिकाएं हैं, ये परिपुटकीय कोशिकाएं जो क्या बनाएगी? कैल्सिटोनिन। और यहाँ पर ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, इन फॉलिकुलर सेल्स से थायरोक्सिन का सिंथेसिस कैसे होगा? तो थायरोक्सिन की जब हम बात करते हैं, तो एक्चुअल में थायरोक्सिन किस प्रकार का हार्मोन होता है? थायरोक्सिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन किससे डेरिवेटिव होता है? ये डेरिवेटिव होता है टायरोसिन, टायरोसिन प्लस में किससे बनता है? आयोडीन। और साथ में इसमें प्रोटीन होती है थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। इसी कारण इसको कहते हैं मोनो आयोडोथायरोनिन, डाइआयोडोथायरोनिन, ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन। अब ये किस प्रकार से इसका सिंथेसिस होता है? सुनिए, अगर यदि एक्चुअल इसकी प्रोसेस देखी जाए, तो एक्चुअल प्रोसेस में होता क्या है वो सुनिए। थायरोक्सिन का सिंथेसिस, थायरोक्सिन का निर्माण, सुनिए, थायरोक्सिन का निर्माण किस प्रकार से होता है? सबसे पहली जो प्रोसेस होगी, सबसे पहली प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो थायराइड की सेल्स होती है, यहाँ से जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये भोजन गुजरता है ग्रास नली, इसोफेगस में से। तो उस भोजन से ये थायराइड ग्रंथि क्या काम करवाएगी? भोजन से थायराइड, ध्यान से सुनिएगा, भोजन से थायराइड आयोडीन का अवशोषण करती है, आयोडीन का
अवशोषण। अब जब आयोडीन का अवशोषण हो जाएगा तो ये आयोडीन कहां पर प्रवेश करता है? ये प्रवेश करता है थायराइड पुटक में। ठीक है, थायराइड पुटक में ये आयोडीन प्रवेश करने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है I2 में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? I2 में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब ये I2 किससे क्रिया करता है? ये I2 एक थायरोग्लोबिन थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन से क्रिया करता है। अब ये जो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है, इस प्रोटीन से क्रिया करके आयोडोथायरोग्लोबुलिन प्लस I2 ये किसका फॉर्मेशन कर लेता है? ये फॉर्मेशन कर लेता है आयोडोथायरोग्लोबुलिन। अब ये जो आयोडोथायरोग्लोबुलिन है, ये आयोडोथायरोग्लोबुलिन क्या काम करवाएगा? ये इस पर रिएक्ट करता है। इसमें कुछ ऐसे होते हैं, मोनो आयोडोथायरोनिन भी होते हैं, यानी एक टायरोसिन के साथ में एक आयोडीन जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए ये 4 प्रकार के हो सकते हैं आयोडोथायरोग्लोबुलिन। एक होता है मोनो आयोडो, ठीक है, जिसमें केवल और केवल एक ही आयोडीन होती है, मोनो आयोडो। दूसरा होता है डाई आयोडो, ठीक है, डाई आयोडो में ये कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार के। पहला है मोनो आयोडो, इसमें केवल और केवल कितनी? एक ही आयोडीन होती है, इसको लिखते हैं T1 से। दूसरा होता है डाई आयोडो को लिखते हैं T सेकेंड से। एक होता है ट्राई आयोडो, मोनो आयोडो और डाई आयोडो। फिलहाल तो इतना ही याद रखिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर आगे इससे फॉर्मेशन कैसे होता है? तो आगे जब थायरोक्सिन के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो T1 अटैच होता है T2 से, और अब मोनो और डाई ये फॉर्मेशन करवाते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। किसका फॉर्मेशन करवाते हैं? ट्राई आयोडोथायरोनिन। समझ में आ गई वाली बात? मोनो आयोडोथायरोनिन और डाई आयोडोथायरोनिन किसका फॉर्मेशन करवाते हैं? ट्राई आयोडोथायरोनिन। और इस ट्राई आयोडोथायरोनिन को लिखते हैं T3 से। ये जो T3 है, ये T3 अधिक सक्रिय होता है। किसकी तुलना में? थायरोक्सिन की तुलना में अधिक सक्रिय होता है, ठीक है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर 2 T2 प्लस T2 ये किसका फॉर्मेशन करवाएंगे? ये फॉर्मेशन करवाएंगे टेट्रा आयोडोथायरोनिन का। किसका फॉर्मेशन करवाएंगे? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। अब ये जो टेट्रा आयोडोथायरोनिन बना है, इस टेट्रा आयोडोथायरोनिन को कहते हैं T4, ठीक है। अब ये जो T4 है, यही T4 एक्चुअल में कौन होता है? यही वास्तविक थायरोक्सिन होता है। लेकिन इस थायरोक्सिन की जो सक्रियता है, वो सक्रियता T3 की तुलना में कम होती है। अब इन दोनों को कहां पर मुक्त कर दिया जाता है? इनको ब्लड फ्लो में भी मुक्त कर दिया जाता है और इनका संग्रहण भी किया जाता है। तो ये थायराइड के जो पुटक होते हैं, उस थायराइड पुटक में ये बनने के बाद में थायराइड के जो पुटक होते हैं, उन पुटकों में बनने के बाद में थायराइड पुटक में संग्रहित भी हो सकते हैं और यहाँ से रक्त के प्रवाह में मुक्त भी किए जा सकते हैं। तो ये रक्त में भी जा सकते हैं और इनको संग्रहित भी किया जा सकता है। आपको यहाँ पर ये याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि एकमात्र यही ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन बनाती भी है और हार्मोन को संग्रहित भी करती है। बाकी अन्य सभी जो ग्रंथियां होती है, वो अन्य ग्रंथियां हार्मोन बना के सीधा ब्लड फ्लो में ही मुक्त कर देती है। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जो हार्मोन बनाती है और उस हार्मोन का इन पुटकों में संग्रहण भी करती है? तो वो ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, जो कि किसका फॉर्मेशन करवाती है? थायरोक्सिन का फॉर्मेशन किससे हुआ है? आयोडोथायरोनिन, जो कि एक्चुअल में किसका डेरिवेटिव होता है? टायरोसिन का डेरिवेटिव होता है, यानी उसका व्युत्पन्न होता है। अब ये थायराइड हार्मोन जो बन गया, इस थायराइड हार्मोन के कार्य क्या होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। थायरोक्सिन के कार्य
जब हम थायरोक्सिन के कार्य की पहले कार्य की बात करते हैं तो थायरोक्सिन का पहला कार्य है ये हमारे शरीर की बीएमआर को बढ़ाता है, बीएमआर को बढ़ाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये बीएमआर क्या होती है? बीएमआर का मतलब होता है आधार उपापचय दर, आधार उपापचय दर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आधार उपापचय दर बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? आधार उपापचय दर बेसिक मेटाबॉलिक रेट ये क्या होती है? बीएमआर क्या होती है? तो किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए न्यूनतम जो ऊर्जा की आवश्यकता यानी उसमें न्यूनतम श्वसन दर कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम हृदय की दर कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम जो भी रिक्वायरमेंट होती है वही सारी उसकी क्या कहलाती है? बीएमआर कहलाती है। तो ये बीएमआर को बढ़ाता है जिससे जीवन की गति, जीवन की दर बढ़ती है, यानी टेम्पो ऑफ लाइफ को बढ़ाता है, टेम्पो ऑफ लाइफ को बढ़ाने का काम कराता है, टेम्पो ऑफ लाइफ को बढ़ाता है, ठीक है। और इसी के कारण हमारे शरीर में सक्रियता उत्पन्न होती है। अब दूसरा काम क्या होता है? बीएमआर को बढ़ाता है। दूसरा कार्य है ये शरीर के तापमान को भी प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि बीएमआर बढ़ेगी तो ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा होगा, ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा होगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या काम करवाता है? शारीरिक तापमान को, तापमान, इस तापमान के अलावा दूसरा ये श्वसन दर, ठीक है, श्वसन दर, इसके अलावा हार्ट रेट, हार्ट रेट इनको क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ाता है, यानी हृदय की दर को बढ़ाने का कार्य करता है। समझ में आ गई वाली बात? हृदय की दर को बढ़ाता है। तो अब दो काम तो ये कर देगा। तीसरा जो काम होता है, ध्यान से सुनिएगा, तीसरा काम जो करता है ये, तीसरा कार्य मेंढक के जो टेडपोल लार्वा होते हैं उस टेडपोल में कायांतरण को प्रेरित करता है, टेडपोल में कायांतरण को प्रेरित करता है। अब कायांतरण क्या होता है? कायांतरण को प्रेरित करने का कार्य। अब देखो आप लोगों को मालूम होगा बरसात में आपने पानी में देखा होगा, बरसात के पानी में आपने इस प्रकार की छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर्स देखी होंगी जिसमें इस प्रकार से एक लंबी सी पूंछ प्रेजेंट होती है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में कौन होती है? ये एक्चुअल में होती है टेडपोल। अब ये जो टेडपोल है ये टेडपोल किसका है? मेंढक का। यानी फ्यूचर में ये किसका फॉर्मेशन करवाएगा? मेंढक का। अब आप लोग देख रहे होंगे इसमें तो पूंछ है जबकि वयस्क मेंढक में पूंछ नहीं होती, इसमें पैर भी नहीं है, वयस्क मेंढक में पैर भी होते हैं। तो अभी यहाँ पर इसको देखकर हम ये नहीं कह सकते, देखो मेंढक में एग और फिर उस एग से ये लार्वा और इस लार्वा से एक वयस्क गतिशील मेंढके का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर ये जो इस टेडपोल से इस वयस्क में परिवर्तन की जो क्रियाविधि है इसी क्रियाविधि को कहते हैं कायांतरण। अब आप लोगों से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं कि अगर यदि क्या हो मैं इस टेडपोल की थायराइड ग्रंथि को हटा दो। अब टेडपोल की थायराइड ग्रंथि को यदि हमने हटा दिया तो फिर उसके बाद में थायरोक्सिन का बिल्कुल ही निर्माण नहीं होगा, और जब थायरोक्सिन नहीं होगा तो ये टेडपोल साइज में बड़ा हो जाएगा परंतु मेंढक का निर्माण नहीं होगा, अर्थात कायांतरण रुक जाएगा। और अगर यदि क्या हो यदि मैं उस पानी में आयोडीन डाल दूं, अगर यदि हमने उस पानी में आयोडीन की मात्रा बढ़ा दी तो आयोडीन बढ़ने से क्या होगा? थायराइड ग्लैंड को अधिक आयोडीन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा तो उससे थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण बढ़ जाएगा, और जब थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण बढ़ जाएगा तो कायांतरण की दर प्रेरित हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आप लोगों से दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या हो यदि उस पानी में प्रतिथायराइड या थायराइड को हटा दिया जाए तो उस कंडीशन में कायांतरण की क्रियाविधि रुक जाएगी, और यदि उसमें आयोडीन मिला दिया जाए तो कायांतरण की दर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आयोडीन ज्यादा मात्रा में होगा तो आयोडीन किसका निर्माण करवाएगा? थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन क्या काम करवाएगा? कायांतरण की दर को प्रेरित करता है। उसके बाद में इस थायरोक्सिन का चौथा जो कार्य होता है वो चौथा कार्य होता है एटीपी के निर्माण को, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन बढ़ाएगा, ग्लूकोज के निर्माण को, प्रोटीन के अपघटन को, वसा के अपघटन को बढ़ाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एटीपी या ऊर्जा का क्या करवाता है? उत्पादन करवाता है। और जब ये एटीपी और ऊर्जा का उत्पादन करता है
इसी कारण ऐसे हार्मोन जो ऊर्जा के उत्पादन को प्रेरित करते हैं उन हार्मोनों को कहते हैं कैलोरीजेनिक हार्मोन। तो ये थायरोक्सिन किस प्रकार का हार्मोन है? कैलोरीजेनिक हार्मोन है। याद रह जाएगी ये इतनी बातें। तो बीएमआर को बढ़ाएगा, हार्ट रेट, श्वसन दर को बढ़ाएगा, कायांतरण को प्रेरित करेगा और ऊर्जा उत्पादन करने के कारण इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। अब ये जो थायरोक्सिन है, इस थायरोक्सिन की कमी या इसकी अधिकता कुछ भी हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक कार्य जो अभी अभी आप लोगों को बताया था, वो कार्य कैल्शियम के नियमन को प्रेरित करने वाला जो कार्य होगा वो कार्य थायराइड का तो होगा परंतु थायरोक्सिन का नहीं होगा, क्योंकि उस कार्य को कौन करता है? उस कार्य को सी कोशिकाओं से निकलने वाला कैल्सिटोनिन रेगुलेट करता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं आगे इस थायराइड की कमी या थायरोक्सिन की कमी से प्रभाव, थायरोक्सिन की कमी या अधिकता से प्रभाव, थायरोक्सिन की कमी से रोग। अभी अभी बताया कि थायरोक्सिन हार्मोन वृद्धि के लिए, उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसको टेम्पो ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अब देखो, इसकी कमी होगी तो उस जीव की क्रियाओं विधि पर प्रभाव पड़ेगा। अब ये कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होंगे? पहली बात जब हम करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं तो ये प्रभाव या कब कम हो जाए? बाल्यावस्था में कम हो जाए। ठीक है, बाल्यावस्था में कम हो जाए। अगर यदि बाल्यावस्था में कम हो जाएगा तो उस प्राणी की वृद्धि क्या हो जाएगी? अवरुद्ध हो जाएगी। वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी तो शारीरिक विकास नहीं होगा, तो मसल्स कमजोर हो जाएगी और व्यक्ति कैसा रह जाएगा? बोना। अब आप सोच रहे होंगे सर, पीयूष ग्रंथि में जीएच की कमी होने के कारण भी व्यक्ति कैसा रहता है? बोना। तो फिर इस थायराइड की कमी से होने वाले बोने में और उस बोने में क्या अंतर होता है? तो यहाँ पर ये जो बोने होते हैं ये मानसिक रूप से कैसे होते हैं? मानसिक रूप से होते हैं मंद बुद्धि। ठीक है, यानी ये मेंटली रिटार्टेड होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं। जबकि आपको याद हो तो पीयूष ग्रंथि से जो बोने बनते हैं उन बोनों के अंदर दिमाग का विकास सामान्य होता है। इसी कारण आप लोगों ने अक्सर टीवी में ऐड देखा होगा कि कोई गर्भस्थ जो महिला होती है उस गर्भस्थ महिला के भोजन में आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आयोडीन ग्रहण करेगी और वो आयोडीन कहाँ पर जाएगा? ब्लड के माध्यम से उस जो गर्भ में पलने वाला शिशु है उसके पास में जाएगा। उस शिशु की थायराइड ग्लैंड उससे किसका फॉर्मेशन करवाएगी? थायरोक्सिन, जिससे उस बच्चे का शारीरिक विकास होने के साथ साथ में मानसिक विकास भी होगा। तो यहाँ पर पहला समझ में आएगा, बाल्यावस्था में कमी होने से वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, बोना हो जाएगा। लेकिन ये बोना मानसिक रूप से कैसे होंगे? मंद बुद्धि होंगे। और ऐसे जो बोने होते हैं इन बोनों को कहते हैं क्रेटिन्स। क्या कहते हैं? क्रेटिन्स। ऐसे बोनों को क्या कहते हैं? क्रेटिन्स। ठीक है, और ये जो घटना है इस घटना को कहते हैं क्रेटेनिज्म। क्या कहेंगे? क्रेटेनिज्म। तो बाल्यावस्था में कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? क्रेटेनिज्म। और ऐसे बोनों को क्या कहते हैं? क्रेटिन्स। जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड वाला, पीयूष ग्रंथि वाला आपको याद हो तो वहां पर बोनों को कहते हैं मिडगेट्स। क्या कहते हैं? मिडगेट्स। ठीक है, तो बाल्यावस्था में कमी हो गई तो वृद्धि क्या हो जाएगी? अवरुद्ध हो जाएगी और बोना रह जाएगा और मानसिक रूप से मंद बुद्धि। अब उसके बाद में आप सोचिए कि सर क्या होगा यदि ये वयस्क अवस्था में कम हो जाए? वयस्क अवस्था में मात्रा कम हो जाए। आप में से कई ऐसे भी सोचेंगे कि डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद में तो फिर तो हमारे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि ये हमारे शरीर के बीएमआर को बढ़ाता है। तो आपने कई व्यक्तियों को देखा होगा बिल्कुल आलसी, बिल्कुल किसी काम को करना तो चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं लेकिन काम को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनमें थायरोक्सिन का स्तर क्या होता है? कम होता है। तो वयस्क अवस्था में कम होने पर इससे क्या उत्पन्न हो जाएगा? आलस्य उत्पन्न हो जाएगा। आलस्य, इसमें क्या रहेगी? ऊर्जा की कमी। और ऊर्जा की कमी होने पर इस व्यक्ति में क्या रहेगा? इस व्यक्ति में कमी से क्या आ जाएगी? सुस्ती आ जाएगी। तो ये व्यक्ति हमेशा ऐसे लगता है जैसे अभी नींद से उठकर आया हो। तो यहाँ पर ऊर्जा की कमी या सुस्ती आ जाती है। ठीक है, और इस रोग को कहते हैं मिक्सोडीमा। क्या कहते हैं? मिक्सोडीमा।
इस रोग को कहते हैं मिक्सोडीमा। याद रह जाएगी यहाँ पर। तो थायरॉक्सिन की कमी से वयस्क अवस्था में कौन सा रोग हो जाता है? मिक्सोडीमा। जबकि बाल्यावस्था में कौन सा रोग होता है? क्रेटेनिज्म। फिर उसके बाद में हम तीसरे जब रोग की बात करते हैं तो तीसरा रोग होता है हाशीमोटो का रोग। हाशीमोटो का रोग या हाशीमोटो का रोग। अब ये हाशीमोटो या हाशीमोटो का जो रोग है, ये रोग क्या होता है? सुनिएगा। इसी रोग को हम कहते हैं थायराइड की आत्महत्या। थायराइड की आत्महत्या। थायराइड की आत्महत्या। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये थायराइड की आत्महत्या क्यों होती है? ये एक रोग होता है स्वयं प्रतिरक्षा जनित। कैसा रोग है? स्वयं प्रतिरक्षा जनित। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर स्वयं प्रतिरक्षा जनित का मतलब क्या होता है? आपको मालूम होना चाहिए हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए तंत्र होता है जिसको हम कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। अब वो प्रतिरक्षा तंत्र सामान्य अवस्था में बाहर से अंदर आने वाले कणों को या रोगाणुओं को ही नष्ट करता है। परंतु कई बार क्या होता है कि हमारा ये प्रतिरक्षा तंत्र हमारे ही शरीर के अंगों के खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण कर देता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्वयं प्रतिरक्षा। क्या कहते हैं? स्वयं प्रतिरक्षा। स्वयं का मतलब खुद, प्रतिरक्षा का मतलब खुद के ही अंगों को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण करना। तो सॉरी, तो अभी इस थायराइड में क्या होता है? ये स्वयं प्रतिरक्षा जनित है। तो इसमें थायराइड एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। किसका निर्माण कराती है? एंटीबॉडीज का निर्माण। और ये एंटीबॉडीज क्या काम कर रहा है? निर्माण जो स्वयं जो थायराइड की कोशिकाओं को नष्ट करती है। थायराइड को नष्ट करती है। तो अब ये जो थायराइड को नष्ट करने वाली एंटीबॉडीज बना दी, ये एंटीबॉडीज थायराइड को ही क्या कर रही है? नष्ट। इसी कारण इसको कहते हैं थायराइड की आत्महत्या। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा थायराइड की आत्महत्या। तो थायराइड में अब तक कितने रोग बता दिए? 3 रोग बता दिए। बाल्यावस्था में थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो क्रेटिन्स, और इस रोग को कहेंगे क्रेटेनिज्म। वयस्क अवस्था में कमी होती है तो मिक्सोडीमा। और अगर यदि थायराइड खुद के विपरीत, स्वयं के विपरीत एंटीबॉडीज का निर्माण करती है तो इसको कहते हैं हाशीमोटो का रोग या थायराइड की आत्महत्या। ठीक है। अब उसके बाद में हम चौथा जो रोग पढ़ रहे हैं वो है, आप लोगों ने खूब सुना होगा, गलगंड रोग। इस गलगंड रोग को घेंगा रोग भी कहते हैं। गलगंड रोग या घेंगा रोग। और इसी को कहते हैं गोइटर। क्या कहते हैं? गोइटर। अब ये जो गोइटर रोग है, इस गोइटर रोग में एक्चुअल में होता क्या है? ये थायरॉक्सिन की कमी से संबंधित नहीं है। थायरॉक्सिन की कमी से संबंधित नहीं है। ये भोजन में किसकी कमी से होता है? भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। यानी जब भोजन में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो अब एक बात बताओ, थायराइड को तो जितना आयोडीन चाहिए उतना का उतना एब्जॉर्ब करेगी। अब भोजन में आयोडीन नहीं है तो उस आयोडीन का संश्लेषण, उस आयोडीन को अवशोषित करने के लिए यहाँ पर देखिए कि जो भोजन जाएगा उस भोजन में आयोडीन बिल्कुल ही नहीं है। तो अब बताइए इस आयोडीन का एब्जॉर्प्शन करने के लिए यहां से इस थायराइड ग्रंथि का, इस थायराइड ग्लैंड का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब जब इस थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाएगा तो उससे गले में क्या आ जाएगी? सूजन आ जाएगी। और इस गले में सूजन आने को ही हम क्या कहते हैं? गोइटर। तो अब यहाँ पर क्या होगा? थायराइड आकार में कैसी हो जाएगी? बड़ी। थायराइड बड़ी। और थायराइड बड़ी होने से गले में क्या आ जाएगी? सूजन। और गले में सूजन आ गई तो इसी रोग को कहते हैं गलगंड रोग। ठीक है। अब ये जो गलगंड रोग होता है, ये गलगंड रोग पहाड़ी क्षेत्रों के जो निवासी होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी, उन निवासियों में अधिक होता है। निवासी में अधिक। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर उनमें अधिक क्यों होता है? तो सुनिए, उनमें अधिक इसलिए होता है कि ये मान लो कोई पहाड़ी है। अब यहाँ पर जैसे ही बरसात होगी, ठीक है, रेनफॉल जैसे ही होगा तो उस रेन से, बरसात से क्या होगा? यहाँ से जब पानी आएगा तो उस पानी के साथ में सॉल्ट्स भी कहां पर आ जाएंगे? नीचे। तो अब बताइए यहाँ पर ऊपर सॉल्ट्स की कमी हो जाएगी और जब सॉल्ट्स की कमी है तो उसमें आयोडीन भी कम हो जाएगा। इसी कारण जो पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं उन लोगों में ये आयोडीन की कमी सामान्यतः पाई जाती है। और ऐसा रोग जो एक स्थान पर पाया जाता है तो इसको कहते हैं एंडेमिक गोइटर। क्या कहते हैं? एंडेमिक गोइटर, यानी किसी एक पर्टिकुलर छोटे स्थान पर पाया जाने वाला रोग। ठीक है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर की
सामान्यतः पाया जाता है। अब दूसरी बात, जो समुद्री भोजन लेते हैं, समुद्री भोजन लेने वालों में ये रोग क्या होगा, वालों में कम होता है या नहीं होता। क्यों? क्योंकि समुद्रों में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, सांद्रता ज्यादा होती है, और इस कारण उस भोजन में भी सॉल्ट ज्यादा होंगे, और उसमें सॉल्ट ज्यादा होंगे तो आयोडीन की कंटेंट भी ज्यादा होगी। इस कारण जो भोजन में आयोडीन कम लेते हैं उनमें थायराइड के बढ़ने की चांस हो जाते हैं, और उसी रोग को कहते हैं गलगंड रोग। तो इस प्रकार थायरोक्सिन की कमी से कितने रोग हो गए? थायरोक्सिन की कमी से तो पर्टिकुलरली 3 है, लेकिन चौथा किससे होता है? आयोडीन की कमी से। अब ये तो हो गए कमी से रोग। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या कमी से ही रोग होते हैं, अधिकता से रोग नहीं होते? तो आपको मैं बता दूं, अधिकता से भी रोग होते हैं, अधिकता से रोग। अब पहला जो रोग है वो पहला रोग कहलाता है ग्रेव रोग। कौन सा रोग है? ग्रेव का रोग। अब ये जो ग्रेव का रोग है, इसी ग्रेव के रोग को कहते हैं एक्जोप्थेल्मिक गोइटर। क्या कहते हैं? एक्जोप्थेल्मिक गोइटर। और इसी को कहते हैं नेत्रोंद सेंधी गलगंड रोग। नेत्रोंद सेंधी गलगंड रोग। अब ये जो नेत्रोंद संधि गलगंड रोग है, इसमें क्या होता है कि जब थायरोक्सिन का सिंथेसिस बढ़ जाता है तो जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक यानी आंख वाला जो भाग है, उस नेत्र गोलक के नीचे किसका स्राव हो जाता है? नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्मा का जमा हो जाता है। और जब श्लेष्मा जम जाएगा तो ये नेत्र गोलक कहाँ की ओर आ जाएंगे? बाहर की ओर। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर निकल कर लटक जाएंगे, नहीं, आंखें साइज में क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। और इसी रोग को क्या कहते हैं? ग्रेव का रोग या नेत्रोंद संधि गलगंड रोग। और इन व्यक्तियों की बीएमआर भी क्या होगी? ज्यादा। दूसरा होता है प्ल्यूमर का रोग। कौन सा रोग है? प्ल्यूमर का रोग। अब ये जो प्ल्यूमर का रोग है, इसमें क्या हो जाता है? इसको ऐसे भी कह सकते हैं थायराइड का कैंसर। तो थायराइड में किसका निर्माण हो जाता है? गांठों का निर्माण। अब जब थायराइड में गांठों का निर्माण हो जाएगा, गांठें अधिक मात्रा में हो जाएगी, तो उस परिस्थिति में क्या होता है? उस परिस्थिति में थायरोक्सिन का सिंथेसिस, संश्लेषण भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोशिकाएं कम है तो थायरोक्सिन की मात्रा सामान्य होगी, और जब कोशिकाएं ज्यादा है तो थायरोक्सिन की मात्रा भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये कौन सा रोग कहलाता है? प्ल्यूमर्स का रोग। अब थायराइड ग्रंथि पढ़ने के बाद में, ध्यान से पढ़िए, थायराइड ग्रंथि पढ़ने के बाद में अब जो दूसरी ग्रंथि हम पढ़ रहे हैं, वो दूसरी ग्रंथि कहलाती है पैराथायराइड। दूसरी कौन सी है? पैराथायराइड। अब ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है, ये पैराथायराइड ग्रंथि कितनी होती है, कैसे होती है? पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पैराथायराइड ग्लैंड। अब इस ग्रंथि की जब हम बात करते हैं तो ये ग्रंथि एक्चुअल में होती है 2 जोड़ी, यानी इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं तो उत्पत्ति होती है एंडोडर्मल, यानी ये भी थायराइड के साथ में ही उत्पन्न होती है, एंडोडर्मल ओरिजिन की होती है। तो पैराथायराइड ग्रंथि कितनी होती है? 2 जोड़ी, और उत्पत्ति में कैसी होती है? एंडोडर्मल। अब ये जो ये ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? जब हम यहां पर देखिए, ये कौन सी ग्रंथि है? ये है थायराइड। ठीक है, अब यहाँ पर इस थायराइड ग्रंथि में जब इस पैराथायराइड की लोकेशन देखते हैं तो यहाँ पर ये जो थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड का ये जो कोने वाले पार्ट है, इन कोने वाले पार्ट में पीछे की ओर यानी पृष्ठ सतह पर इस प्रकार से चारों कोनों पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पैराथायराइड। ये पैराथायराइड यहाँ पर तो मैंने सामने की ओर बनाई है पैराथायराइड। एक्चुअल में पैराथायराइड ये कहां पर होती है? ये पैराथायराइड होती है थायराइड की पृष्ठ सतह पर, थायराइड की पृष्ठ सतह पर, यानी पीछे वाली सतह पर। अब ये जो पैराथायराइड है, इस पैराथायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? वो हार्मोन क्या काम करता है? तो इस पैराथायराइड से जो हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है पैराथार्मोन। कौन सा हार्मोन निकालती है? पैराथार्मोन। या पैराथार्मोन का ही दूसरा नाम है कोलिप का हार्मोन। किसका हार्मोन निकालती है? कोलिप का हार्मोन। तो पैराथार्मोन या कोलिप का हार्मोन। अब ये जो कोलिप का हार्मोन है, ये हार्मोन भी कैसा होता है? प्रोटीनीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? प्रोटीनीय प्रकृति का होता है। अब ये कोलिप का हार्मोन काम क्या करता है वो सुनिए। ये कोलिप का हार्मोन रक्त में, ध्यान से सुनना, रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना,
कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना और फास्फोरस के स्तर को कम करना, अब इसको कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, ये कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएगा। इसके लिए ये क्या काम करवाता है? इसके लिए आंतर से अवशोषण को बढ़ाता है, आंतर से अवशोषण को बढ़ाएगा, अवशोषण बढ़ाएगा, पहला काम। दूसरा काम, कैल्शियम के उत्सर्जन को घटाएगा, ठीक है। तीसरा काम क्या करवा सकता है? अस्थि से कैल्शियम बाहर लाएगा, समझ में आ गई वाली बात? यानी ये क्या काम करेगा? किसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएगा। जबकि कैल्सिटोनिन में आपने पढ़ा है कि वो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, समझ में आई? इस प्रकार ये पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन दोनों एक दूसरे के जस्ट विपरीत होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन की मात्रा अगर यदि कम या ज्यादा हो जाए तो इस हार्मोन की कमी से क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिए, कमी से क्या प्रभाव होगा? रक्त में कैल्शियम का स्तर क्या हो जाएगा? कम, रक्त में कैल्शियम का स्तर कम। अब रक्त में कैल्शियम का स्तर कम कैसे होगा? स्तर कम, तो इसके लिए कौन कौन सी बातें हो सकती है? एक तो कैल्शियम किस में चला जाए? अस्थियों में। कैल्शियम किस में चला जाए? अस्थियों में। अब कैल्शियम अस्थियों में जा रहा है तो अब यहाँ पर अस्थियों में जाने की क्रिया क्या कहलाएगी? खनिजीकरण। तो यहाँ पर ये अस्थियों में कैल्शियम के मिनरलाइजेशन को प्रेरित करता है, खनिजीकरण को प्रेरित कर रहा है। दूसरा क्या काम करवा सकता है? कैल्शियम का उत्सर्जन करवा सकता है, कैल्शियम का उत्सर्जन, ठीक है। और तीसरा क्या काम करवा सकता है? ये कैल्शियम जब कहां पर चला जाएगा? मसल्स में। कहां पर चला जाएगा? मसल्स में। कैल्शियम जैसे ही मसल्स में गया तो अब आपको मैंने पहले भी बताया है, ये कैल्शियम क्या काम करवाएगा? मांसपेशियों में संकुचन करवाएगा। तो ये मांसपेशी में तेजी से क्या करवाएगा? संकुचन, पेशियों में संकुचन, पेशी संकोचन बढ़ाएगा। और जब पेशीय संकोचन को बढ़ा देगा तो इसी को कहते हैं हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी। क्या कहेंगे? हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी। यानी रक्त में कैल्शियम का स्तर कम होने से मांसपेशियों का अचानक से सिकुड़ जाना क्या कहलाएगा? हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी। तो ये पैराथार्मोन क्या काम करवाता है? पैराथार्मोन की कमी से रक्त में कैल्शियम का स्तर क्या हो जाएगा? कम। अब कैल्शियम का स्तर कम कैसे हो सकता है? एक तो रक्त का कैल्शियम किस में चला जाए? अस्थियों में, तो उस प्रोसेस को तो कहेंगे खनिजीकरण। दूसरा कैल्शियम का क्या हो सकता है? उत्सर्जन। तीसरा कैल्शियम किस में जा सकता है? मसल्स में। तो अब मसल्स में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है इसको कहते हैं हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी। तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है? हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा आप लोग सोचें कि सर अगर यदि इसी की मात्रा ज्यादा हो जाए, पैराथार्मोन की मात्रा ज्यादा हो जाए, अधिकता हो जाए, तो फिर अधिकता अच्छी है क्या? नहीं। इन दोनों का मेंटेन्ड जो लेवल होता है वही शरीर के लिए अच्छा होता है। अब इसमें क्या होता है? अगर यदि अधिकता हो गई तो ये क्या काम करवाएगा? रक्त में कैल्शियम के स्तर को क्या करेगा? बढ़ाएगा। C+2 का स्तर बढ़ेगा। अब ये स्तर बढ़ाने के लिए क्या क्या करेगा? स्तर बढ़ाने के लिए पहला कहां से ला सकता है? अस्थि से कैल्शियम वापस कहां पर आ जाएगा? अस्थि से कैल्शियम बाहर। अब अस्थियों से कैल्शियम बाहर आ गया तो हड्डियां क्या हो जाएगी? हड्डियों से कैल्शियम बाहर आ रहा है तो ये क्रिया तो कहलाएगी खनिजीकरण का उल्टा हो गया। इसी कारण ये कहलाएगी विखनिजीकरण। क्या कहलाएगी? विखनिजीकरण। अब विखनिजीकरण की क्रिया जब हो गई तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो यहाँ पर अस्थियां कैसी हो जाएगी? कमजोर। अस्थि कमजोर हो जाएगी। कमजोर होने के साथ साथ में ये कैसे हो जाएगी? भंगुर। भंगुर का मतलब आसानी से टूटने वाली हो जाएगी। तो अस्थियां कमजोर और कैसी हो जाएगी? भंगुर। और इसी रोग को कहते हैं अस्थि छिद्रता। तो यहाँ पर ये रोग क्या कहलाएगा? अस्थि छिद्रता। और अस्थि छिद्रता को अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो आप लोगों को इस हार्मोन के अधिकता से कौन सा रोग होता है समझ में आया? ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि छिद्रता,
ठीक है। अब ये जो अस्थियों के अंदर जो भी इनकी मैट्रिक्स में छिद्र हुए हैं, उन छिद्रों में प्रोटीन का जमाव हो जाए, छिद्रों में प्रोटीन का जमाव हो जाए, और प्रोटीनों का जमाव हो जाएगा प्रोटीन के जमाव से। अब हड्डियां मजबूत नहीं होकर कैसी हो जाएगी, लचीली हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं ऑस्टियोसिस्टिस फाइब्रोसा। क्या कहेंगे, ऑस्टियोसिस सिस्टिक फाइब्रोसा। तो दूसरा रोग कौन सा हो गया, ऑस्टियोसिस्टिक फाइब्रोसा। इसके अंदर अस्थियों के जो छिद्र बने हैं, उन छिद्रों में किसका जमाव हो जाएगा, प्रोटीन का जमाव हो जाएगा। तो इस कारण इस हार्मोन की कमी से तो कौन सा रोग होता है, हाइपोकैल्सिमिक टिटोनी, और अधिकता से कौन सा रोग होता है, अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। और इसके अलावा क्या होता है, ऑस्टियोसिस्टिक फाइब्रोसा हो सकता है। अब यहाँ पर आप लोगों को इन ग्रंथियों से अलग एक और बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में कैल्शियम का स्तर, ध्यान से सुनना, कैल्शियम का स्तर किसके द्वारा बनता है, ये प्रश्न कई बार पूछ लेता है। तो कैल्शियम का स्तर बनाने के लिए एक तो हार्मोन जिसकी आवश्यकता होती है, वो हार्मोन है पैराथार्मोन। पहला हार्मोन तो कौन सा है, पैराथार्मोन। दूसरा थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला कौन है, कैल्सीटोनिन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। और एक रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी की। तो आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कौन कौन है, तो पैराथार्मोन भी है, कैल्सीटोनिन भी है, विटामिन डी भी है। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि विच इज रिलेटेड टू कैल्शियम एंड फास्फेट मेटाबॉलिज्म, देन आंसर विल बी ओनली पैराथार्मोन। क्यों, क्योंकि ये दोनों फास्फेट के मेटाबॉलिज्म में किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन, कोई योगदान नहीं देते। समझ में आ गई ये इतने से बात। अब ये हो गई दूसरी ग्रंथि, कौन सी, पैराथायराइड ग्रंथि, जो कि थायराइड ग्रंथि के कहां पर प्रेजेंट होती है, पृष्ठ सतह पर प्रेजेंट होती है, तथा इनकी संख्या कितनी होती है, 2 जोड़ी होती है। अब ये दोनों ग्रंथियां पढ़ने के बाद में हम तीसरी जो ग्रंथि पढ़ रहे हैं, वो तीसरी ग्रंथि कहलाती है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, थाइमस। अब जब हम बात करते हैं थाइमस ग्रंथि की, तो थाइमस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है। अच्छा, उस हार्मोन की बात करने से पहले इसकी स्थिति की बात करते हैं। तो ये प्रेजेंट होती है उरोस्थि पर। कहां पर प्रेजेंट होती है, उरोस्थि पर। और कहां पर स्थित होती है, वक्ष गुहा में। ठीक है, यानी उरोस्थि के तो नीचे अंदर की ओर और हृदय के ऊपर की ओर वक्ष गुहा में स्थित। और वक्ष गुहा में स्थित होने के साथ साथ में ये कैसी होती है, ये होती है तीसरी ग्रसनीय, थर्ड फेरेंजियल स्लिट से उत्पन्न होती है, तीसरी ग्रसनीय दरार से उत्पन्न होती है। और इसकी उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर एक दोहरा मतभेद होता है कि इसकी उत्पत्ति दोहरी होती है, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि ये उत्पत्ति में कैसी होती है, मीजोडर्मल। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये इससे वक्ष गुहा में स्थित होती है। अब इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इससे निकलता है थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन हार्मोन। अब ये जो थाइमोसिन हार्मोन है, ये थाइमोसिन हार्मोन क्या काम करवाता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो शरीर है, उस शरीर में रोगों से लड़ने के लिए एक तंत्र पाया जाता है जिसको कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, इस प्रतिरक्षा को बनाए रखने के लिए 2 प्रकार के लसीकाणुओं की आवश्यकता होती है। एक तो बी लसीकाणु और एक होते हैं टी लसीकाणु। ठीक है, तो ये जो टी लसीकाणु है, इन टी लसीकाणु का परिपक्वन करवाता है। टी लसीकाणु का परिपक्वन कौन करवाती है, थाइमस ग्रंथि करवाती है। और उस थाइमस से कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन। तो अब अगर यदि टी लसीकाणु नहीं होंगे तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और ये टी लसीकाणु आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोशिका माध्य प्रतिरक्षा को नियंत्रित करते हैं। किसको नियंत्रित करते हैं, कोशिका माध्य प्रतिरक्षा। ये आगे आप लोगों को मैं प्रतिरक्षा तंत्र में बताने वाला हूं। तो यहाँ पर ये थाइमोसिन प्रतिरक्षा तंत्र की टी लसीकाणुओं का परिपक्वन करवाता है। अब ये टी लसीकाणु क्या काम करवाते हैं, कोशिका माध्य प्रतिरक्षा को प्रेरित करते हैं। इसी कारण इसको क्या कहते हैं हम, इसी थाइमस ग्रंथि को इन टी लसीकाणुओं का ट्रेनिंग सेंटर भी कहते हैं। टी लसीकाणुओं का क्या कहते हैं, ट्रेनिंग सेंटर। लेकिन आपको मैं बताऊं, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ
उम्र बढ़ने के साथ ये ग्रंथि क्या हो जाती है, ये ग्रंथि अपहासित हो जाती है, यानी धीरे 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 क्या होने लग जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और धीरे धीरे नष्ट हो गई तो अब टी लसिकाणुओं का निर्माण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टी लसिकाणुओं का निर्माण कम हो जाएगा तो रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाएगी। यही कारण है कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उन वृद्ध व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जवान व्यक्तियों से कम होती है। तो उसका कारण क्या है, थाइमस ग्रंथि का नष्ट होना, और ये टी लसिकाणुओं का परिपक्वन करवा रहा है। इसी कारण इसको कहते हैं प्राथमिक लसिका अंग। क्या कहते हैं, प्राथमिक लसिका अंग। समझ में आ गई ये वाली बात। तो टी लसिकाणु या थाइमस ग्रंथि क्या काम करती है, याद रहेगी आप लोगों को। तो अब तक हमने पढ़ लिया है थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस ग्रंथि।